नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम आगामी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न हिंदी भाषा से संबंधित होंगे जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो बिना विलंब किए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके, ठीक है, असल में कई सार्थक खंड हो सके, उन्हें क्या कहते हैं? क्योंकि रचना के आधार पर जब आप शब्द के प्रकार देखते हैं तो 3 प्रकार के शब्द वहां पर होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तो पहला प्रकार है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ का यदि अर्थ देखेंगे तो रूढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है बंध जाना, चिपक जाना। तो ऐसे शब्द जो एक निश्चित अर्थ से बंधे होते हैं, जिसके एक अर्थ के अतिरिक्त कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है रूढ़ शब्द। जैसे यदि मैं बात करूं, एक शब्द लेता हूं घर, तो घर का अर्थ एक वह स्थान होता है जहां पे लोग रहते हैं, इसका और कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं वन शब्द या जंगल शब्द या पर्वत शब्द, नदी शब्द, पहाड़ शब्द, पत्थर शब्द, लकड़ी शब्द, ये सारे शब्द क्या है? रूढ़ शब्द है, क्योंकि ये केवल एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द हैं, इनका कोई और अर्थ नहीं होता है। दूसरे यदि शब्द की बात करें तो यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं और टूटने के बाद वही अर्थ प्रकट करते हैं जो मूल शब्द का था। वैसे ही योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, किंतु तोड़ने के बाद ये मूल शब्द से भिन्न कोई अर्थ प्रकट करते हैं। अब हो सकता है कि आपको यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो आइए क्लियर करते हैं भाई। देखो, यौगिक शब्द मैंने कहा, यौगिक शब्द और मैंने कहा योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं। तो भाई योग रूढ़ शब्द भी तो ऐसे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, है ना। यौगिक शब्द भी 2 शब्दों के योग से बने हैं। ये दोनों शब्द मिले और क्या बनाए? एक योग रूढ़ शब्द बना लिए। वैसे ही योग रूढ़ शब्द में भी 2 शब्द आपस में मिले और एक योग रूढ़ शब्द का निर्माण कर लिए, एक नए शब्द का निर्माण कर लिए। अंतर क्या होता है दोनों में? देखिए, अंतर ये होता है कि जब आप यौगिक शब्द की बात करते हैं तो यौगिक शब्द में ये जो नया बना शब्द है, ये वही अर्थ प्रकट करता है जो मूल शब्द का अर्थ था। यानी यहां पर अर्थ भिन्नता की स्थिति नहीं होती है। वहीं अगर योग रूढ़ शब्द की बात करें तो योग रूढ़ शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं और एक विशेष पद को इंगित करते हैं, या एक विशेष व्यक्ति का नाम हो जाएगा वो, या विशेष वस्तु के लिए ही वो शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है योग रूढ़। यहां पर आप जब शब्द को तोड़ेंगे तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। क्यों भाई? देखो, योग रूढ़ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, योग और रूढ़। योग का मतलब मैंने कहा, योग का मतलब होता है जोड़ना या जुड़ा हुआ। रूढ़ का अर्थ होता है बंधना या चिपक जाना। बंधना या चिपक जाना, ये रूढ़ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो जब आप इस शब्द का शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो यहां से निकलता है कि ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं और एक विशेष अर्थ में जाकर के बंध जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लंबोदर शब्द की, तो लंबोदर शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। आप बोलेंगे हाँ सर, 2 शब्दों का योग तो है इसमें। अच्छा, कौन कौन से शब्द हैं भाई? तो देखिए, लंबोदर शब्द में एक शब्द है लंब और दूसरा शब्द है उदर। लंब का अर्थ होता है बड़ा या लंबा,
और उदर का अर्थ होता है पेट। तो क्या लंबे पेट वाले हर व्यक्ति को आप लंबोदर कहते हैं? आप बोलेंगे नहीं सर, लंबोदर शब्द तो स्पेशली प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ये प्रयोग किया जाता है गणेश जी के लिए, गणपति जी के लिए आप प्रयोग करते हो भाई, गणेश जी के लिए लंबोदर शब्द। अगर लंबे पेट वाले हर व्यक्ति को आप लंबोदर बोलेंगे तो फिर हो सकता है पिटाई हो जाए, है कि नहीं? ठीक, तो लंबोदर शब्द जो है ये दो शब्दों के योग से बना है, लेकिन विशेष अर्थों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अच्छा, अब यौगिक शब्दों में आते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं सर? यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं और अपने घटकों में टूटने के बाद वही अर्थ प्रकट करते हैं जो मूल शब्द का था। जैसे इसका एकदम फेमस उदाहरण ले रहा हूं मैं, इसका सबसे फेमस उदाहरण है विद्यालय, और ये समझने के लिए सरल भी है। विद्यालय शब्द को यदि देखेंगे तो दो शब्दों के योग से बना है, विद्या और आलय, दो शब्दों के योग से बना है। विद्या, अगर विद्यालय का अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ होता है विद्या प्राप्ति का स्थल, विद्या प्राप्ति का स्थल, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, अब विद्या आलय, इसको हमने दो घटकों में तोड़ लिया है, तो क्या विद्या और आलय ये दोनों मिलकर अर्थ भिन्नता की स्थिति ला रहे हैं? आप बोलेंगे नहीं सर, विद्या के लिए जो आलय होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। याद रखिए, विद्या का आलय नहीं होता, विद्या प्राप्ति के लिए जहां पर आप जाते हैं वो विद्यालय होता है। यदि विद्या का आलय यदि आप ऐसा तोड़ते हैं तो प्रत्येक विद्या नाम की लड़की जिस घर में रहती है उसको आपको विद्यालय बोलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना? तो विद्या के लिए जो आलय होता है उसे आप क्या कहते हैं? विद्यालय। तो क्या अर्थ भिन्नता हुई? नहीं हुई है। अच्छा सर, और क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके? तो यौगिक शब्द के और उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे हवन सामग्री, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री होती है। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम होता है। बलि पशु, बलि के लिए पशु, इनका प्रयोग किया जाता है। गौशाला हो सकता है इसके अंतर्गत, गायों के लिए शाला, ये भी एक यौगिक शब्द का उदाहरण है। यदि आप योग रूढ़ शब्दों की बात करते हैं तो योग रूढ़ शब्द में बहुव्रीहि समास के उदाहरण आते हैं, याद रखिएगा। और कैसे वाले उदाहरण? बहुव्रीहि तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना? उसमें जो अधिकरण बहुव्रीहि है उसके उदाहरण सारे के सारे इसमें आते हैं। अधिकरण या समानाधिकरण बहुव्रीहि जहां पर होता है या व्यधिकरण बहुव्रीहि जहां पर होता है, उन सब के उदाहरण योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हम कहें कि चक्रधर, तो हर व्यक्ति जो चक्र यानी चक्का धारण किया होता है, क्या उसको आप चक्रधर बोलते हो? नहीं, ये चक्रधर शब्द स्पेशली प्रयोग होता है किसके लिए? विष्णु जी के लिए। तो विष्णु के अर्थ में जाकर के ये शब्द क्या हो गया है? रूढ़ हो गया है, बंध गया है, चिपक गया है। वैसे ही अगर मैं बोलूं नीलकंठ, तो मान लो अगर आप अपने गले में नीले कलर का पेंट लगा लिए और गली में निकल गए, तो क्या आपको लोग नीलकंठ बोलेंगे? नहीं सर, नीलकंठ तो बोला जाता है किसको? स्पेशली बोला जाता है शंकर भगवान को, शिव के लिए प्रयोग होता है। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं वीणा पाणी, हाथों में यदि आप वीणा धारण किया तो क्या आपको वीणा पाणी बोलेंगे? नहीं सर, वीणा पाणी तो स्पेशली प्रयोग होता है माता सरस्वती जी के लिए। हाँ भाई, ठीक है। इसी प्रकार यदि अगर मैं बोलूं, देखो इस प्रकार के उदाहरण तो आएंगे ही, इसके अलावा और कौन से उदाहरण आते हैं योग रूढ़ में? तो याद रखिएगा ऐसे उदाहरण भी आते हैं। देखिए जैसे आपको बोलेगा जलज, जलज शब्द को यदि आप देखेंगे तो इसका अर्थ होता है कमल, लेकिन यदि आप इसको दो भागों में तोड़ते हैं तो एक भाग निकलता है ज, एक भाग निकलता है ज। ठीक है, एक भाग निकला जल और दूसरा भाग ज। जल का अर्थ पानी, ज का अर्थ उत्पन्न, है ना? जल का अर्थ क्या होता है? पानी,
और ज का अर्थ क्या हो गया, उत्पन्न। अर्थ क्या निकला, पानी में उत्पन्न, जल में उत्पन्न। तो क्या जल में केवल कमल उत्पन्न होता है? आप बोलेंगे नहीं सर, जल में तो मछलियां भी उत्पन्न होती हैं, जल में तो मेंढक भी उत्पन्न होते हैं, जल में छोटे छोटे कीट जो है वो भी उत्पन्न होते हैं, शंख जल में उत्पन्न होता है, सीप जल में उत्पन्न होता है। लेकिन आप इन सब चीजों को जलज नहीं बोलते हैं। जलज आप किसको बोलते हैं? तो केवल और केवल कमल को। यानी ये शब्द दो शब्दों के योग से बना, लेकिन विशेष अर्थ में जाकर के बंध गया, चिपक गया, इसीलिए ये क्या है, इसीलिए ये योग रूढ़ शब्द है। इसलिए ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है। और कौन आएगा? तो सर इसके अंतर्गत और आता है शब्द जलधि। जलधि शब्द को यदि आप देखेंगे तो जलधि प्रयोग होता है समुद्र के लिए, सागर के लिए आप ये शब्द प्रयोग करते हैं। इसको भी देखेंगे तो दो भाग में दिखेगा आपको, है ना, दो शब्द इसमें दिख रहे हैं हमको। कौन कौन से? एक शब्द दिख रहा है सर जल, और एक शब्द दिख रहा है धी। जल का अर्थ जल, पानी। धी का अर्थ होता है धारण करना, धारण करना। तो क्या केवल समुद्र ही जल धारण करता है, ऐसा है क्या? नहीं। आप देखेंगे नदियां भी जल धारण करती हैं, तालाब भी जल धारण करते हैं, पोखर झील सब जल धारण करते हैं। हमारा बॉटल, पानी बॉटल भी तो जल धारण करता है। लेकिन क्या आप उसको जलधि कहते हैं? नहीं सर, जलधि तो केवल और केवल किसको बोला जाता है? समुद्र को बोला जाता है। यानी ये शब्द भी क्या है, एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों के योग से बना है, लेकिन विशेष अर्थ में जाकर के रूढ़ हो गया है, चिपक गया है, बंध गया है। और क्या उदाहरण हो सकते हैं? तो सर इसमें और उदाहरण हो सकते हैं जलद। जलद, जलद आप बोलते हैं किसको? बादल को बोलते हैं, बोलते हैं बिल्कुल। लेकिन जलद शब्द को भी यदि आप तोड़ेंगे तो आपको दो शब्द दिखाई देंगे। एक शब्द दिखेगा जल, एक शब्द दिखाई देगा द। जल का अर्थ जल है, पानी। द का अर्थ होता है देने वाला। तो क्या केवल बादल जल देता है, ऐसा है क्या? नहीं। आप बोलेंगे सर जल देता है तो हमको हैंडपंप भी जल देता है, हमको तो कुएं से भी जल मिलता है, तालाब से भी जल मिलता है, नहरों से भी जल मिल जाता है, पोखर से भी जल मिलता है, नदियां भी जल देती हैं। तो ये जो शब्द है जलद, ये भी दो शब्दों के योग से बना, लेकिन जा करके किसके लिए बंध गया है? बादल के अर्थ में बंध गया है। इसीलिए ये शब्द भी क्या है? ये शब्द भी सारे के सारे क्या हैं? योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण हैं। तो याद रखिएगा, एक योग रूढ़ शब्दों में आते हैं बहुब्रीहि समास के जितने उदाहरण हैं वो सारे शब्द। इसके अलावा इस प्रकार के शब्द जलधि, वारिधि, नीरधि, इसके अलावा जलज, नीरज, पंकज, ऐसे शब्द आते हैं। जलद, वारिद, नीरद, ऐसे शब्द भी इसके अंतर्गत आएंगे। चलिए, तो ये है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देखिए। क्वेश्चन में आपको पूछा है जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है यौगिक शब्द। याद रखिएगा, यौगिक शब्दों के सार्थक खंड हो सकते हैं और वही अर्थ प्रकट करते हैं जो मूल शब्द का था। ठीक, यहां पर देखिए क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं यौगिक और योग रूढ़ में। ठीक, यहां पर सार्थक शब्द लिखा है, इसका मतलब यह है कि अर्थ भिन्नता हमको नहीं चाहिए। अर्थ भिन्नता यदि हमको चाहिए होती तो हम सीधे लिखते कि जिस शब्दों के कई खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। तो खंड हो सके और सार्थक खंड हो सके, इन दोनों शब्दों में अर्थक तो अर्थ भिन्नता है। यदि केवल खंड हो सके बोलते तो हम उसके अंतर्गत योग रूढ़ को भी ले सकते थे और यौगिक को भी ले सकते थे। लेकिन आपको पूछा है जिन शब्दों के सार्थक खंड हो सके तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? यौगिक शब्दों के अंतर्गत आएंगे। और योग रूढ़ शब्दों को क्यों नहीं रखेंगे? देखिए इनसे भी सार्थक खंड बने हैं भाई। देखो इनसे भी बनने वाले शब्द जो है वो निरर्थक नहीं होंगे, ये सार्थक हैं। इसके अलावा आप देखोगे ये सब सार्थक हैं, ये देखिए ये भी सार्थक, ये भी सार्थक, सब सार्थक है। लेकिन चूंकि अर्थ भिन्नता की स्थिति हो जा रही है इसीलिए हम इनको
सार्थक शब्दों के अंतर्गत या सार्थक खंडों के अंतर्गत नहीं मानते हैं। क्लियर है, क्योंकि अर्थ भिन्नता हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, यौगिक शब्द इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द का उदाहरण है। क्वेश्चन है लेखक, पुस्तक, विद्यालय या योगी। अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया मैंने कि विद्यालय शब्द जो होता है ये एक यौगिक शब्द का उदाहरण है। लेखक शब्द की बात करें तो लेखक शब्द एक रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है। पुस्तक शब्द भी रूढ़ शब्द है और योगी शब्द भी क्या है, अपने आप में रूढ़ शब्द का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द का उदाहरण है। तो देखिए, कवि, पत्र, छात्रावास और चित्र। तो यहां पर कवि, पत्र और चित्र ये तीनों ऐसे शब्द हैं जिनको सार्थक खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता। देखिए, रूढ़ शब्दों की एक और खासियत होती है, ठीक है, याद रखिएगा। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको आप सार्थक खंडों में नहीं तोड़ सकते, सार्थक खंडों में नहीं तोड़े जा सकते भाई, याद रखना, नहीं तोड़े जा सकते। जैसे अगर मैं कहूं घर शब्द है, घर शब्द को मैं दो भागों में तोड़ दूं तो घ का कोई अर्थ नहीं होता, र जो है ये भी निरर्थक है। तो रूढ़ शब्दों की खासियत क्या है कि इनको सार्थक खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता। अब जाहिर सी बात है, आप केवल उन्हीं चीजों को दो खंडों में तोड़ सकते हैं ना जो दो चीजों से मिलकर बने हो। रूढ़ शब्द जो होते हैं ये मौलिक शब्द होते हैं और मौलिक शब्द होते हैं इसलिए आप इनको खंडों में नहीं तोड़ सकते, आप इनको खंडों में नहीं तोड़ सकते हैं। कारण क्या है, ये मौलिक शब्द हैं। घर शब्द मौलिक शब्द है, ये दो शब्दों के योग से नहीं बना, ये मौलिक शब्द है। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कवि, पत्र और चित्र ये तीनों ही शब्द क्या हैं, रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। यौगिक शब्द कौन दिख रहा है हमको, तो सर यौगिक शब्द तो दिख रहा है हमको छात्रावास, छात्रों के लिए आवास। चलिए अगला क्वेश्चन, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। नीला, धैर्यवान, आंख या पीतांबर। नीला शब्द को यदि आप देखेंगे तो नीला शब्द जो है ये एक रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसको अगर आप दो भागों में तोड़ते हो तो इसके घटकों का अलग अलग अर्थ नहीं रह जाता है। हाँ, धैर्यवान शब्द को यदि आप तोड़ते हैं तो बिल्कुल यहां पर दो सार्थक शब्द मिलते हैं, धैर्य और वान। धैर्य का अर्थ होता है धैर्य, ठीक है, धीरता जो हमारे अंदर होती है उसको बोला जाता है धैर्य। वान का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसमें धैर्य हो। अर्थ क्या निकल रहा है, वह व्यक्ति जिसमें धैर्य का गुण हो उसको कहा जाता है धैर्यवान। तो धैर्य रखने वाला व्यक्ति, धैर्य रखने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, धैर्यवान कहते हैं। तो यहां पर क्या अर्थ भिन्नता की स्थिति हुई है, नहीं। क्या धैर्यवान किसी व्यक्ति विशेष को इंगित करता है, तो नहीं करता। मतलब ये कैसा शब्द है, ये एक यौगिक शब्द का उदाहरण है, ना कि योग रूढ़ शब्द का। तीसरा देखिए, आंख। आंख शब्द भी योग रूढ़ का उदाहरण है, क्योंकि आ और ख का भिन्न भिन्न अर्थ नहीं रह जाता है। पीतांबर शब्द को यदि आप देखेंगे तो पीतांबर शब्द बिल्कुल प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आप बोलेंगे सर विष्णु जी के लिए किया जाता है पीतांबर शब्द, कदाचित कृष्ण जी के लिए भी किया जाता है कभी कभी। ठीक, अब पीतांबर शब्द को आप दो भागों में तोड़िए, एक शब्द निकला पीत और एक शब्द निकला अंबर। अर्थ क्या निकल रहा है इसका, आप बोलेंगे सर पीत अंबर यानी पीले रंग का वस्त्र, पीला वस्त्र अर्थ निकल रहा है। लेकिन पीतांबर शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, तो आप बोलेंगे सर विष्णु और कृष्ण जी के लिए, यानी अर्थ भिन्नता की स्थिति यहां पर हमको दिखाई पड़ रही है। और जहां अर्थ भिन्नता की स्थिति दिखाई पड़ती है वहां पर योग रूढ़ शब्द प्रयोग होता है। इसलिए आप जानते हैं योग शब्दों के योग जो है इनसे बना है ये शब्द, और एक विशेष अर्थ में जाकर के रूढ़ हो गया, इसलिए योग रूढ़ का उदाहरण कौन है, पीतांबर शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है
जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? उत्पत्ति के आधार पर जब आप शब्द के प्रकार पढ़ेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर आपको शब्द के 4 भेद मिलते हैं। एक तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशज शब्द। ये 4 भेद होते हैं किसके आधार पर? उत्पत्ति, उद्गम या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पूछ सकता है, इसी को पूछ सकता है स्रोत के आधार पर, या इसी को बोलता है उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, ये 4 भेद असल में है क्या, समझिए। किसी भी भाषा में शब्दों के आने के 4 तरीके होते हैं। 4 तरीके होते हैं जिनसे कोई शब्द जो है वो किसी भाषा में आता है। ये 4 तरीके कौन से हैं भाई? तो देखिए, मान लीजिए ये है हमारी हिंदी, ठीक है, ये मान लीजिए हमारी हिंदी है, ये हमारी हिंदी भाषा है। इसमें 4 तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका ये हो सकता है कि हिंदी में शब्द आए अपने स्रोत से, और हिंदी का स्रोत क्या है? संस्कृत। आपने सुना होगा संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। आदि जननी मतलब जहां से हिंदी का विकास क्रम प्रारंभ होता है। तो वैदिक संस्कृत से प्रारंभ होता है हमारा विकास क्रम हिंदी का, है ना। इसीलिए संस्कृत से हम हिंदी का स्रोत मानते हैं। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, तत् और सम। तत् का अर्थ होता है उसके, तत् का अर्थ क्या होता है? उसके या उससे, और सम का अर्थ होता है समान। तो शाब्दिक अर्थ यदि आप देखेंगे तत्सम का तो क्या निकलता है? उसके समान। प्रश्न आया सर किसके समान? तो हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत के समान है वो कहलाते हैं तत्सम शब्द, और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग में भी लाए जाते हैं। जैसे आप लाते हैं प्रयोग में, जैसे मैं कहूं वायु शब्द मूलतः है संस्कृत का लेकिन हिंदी में प्रयोग तो होता है। पृथ्वी शब्द हो गया, अग्नि शब्द हो गया, वृक्ष शब्द हो गया, पर्वत शब्द हो गया, पर्वत समुद्र शब्द हो गया। सारे शब्द किसके हैं? पवन शब्द हो गया, जल शब्द हो गया, तरंग शब्द हो गया। सब किसके शब्द हैं? सब संस्कृत के शब्द हैं, और हिंदी में इसी रूप में प्रयुक्त भी होते हैं। तो इन शब्दों को कहा जाता है तत्सम शब्द। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाषा के आने का या शब्दों के आगमन का? दूसरा तरीका होता है सर कि आए कोई शब्द संस्कृत से, कोई शब्द जो है वो आए संस्कृत से लेकिन वर्तमान स्वरूप तक आते आते उसके स्वरूप में भिन्नता हो जाए। इसका कारण क्या है सर, क्यों भिन्न होता है? तो देखिए, ये मानवीय प्रवृत्ति है। हमारी प्रवृत्ति यह है कि हम किसी भी शब्द को सरल करके उच्चारित करना चाहते हैं, इसीलिए तो हम कठिन कठिन संस्कृत शब्दों को सरल रूप में उच्चारित करते हैं। जैसे मान लीजिए संस्कृत का शब्द था एक क्षीर, हमको बोलने में कठिन लगा तो हमने इसको खीर बोलना चालू कर दिया। हमारे लिए क्षीरक बोलना कठिन था इसलिए हमने इसको खीरा बोलना चालू कर दिया। हमारे लिए आर्द्रा बोलना कठिन था इसलिए हमने अदरक बोलना चालू कर दिया। हमारे लिए अखरोट बोलना कठिन था इसलिए हमने इसको अखरोट कर दिया। हमारे लिए हस्ती बोलना कठिन था इसलिए हमने इसको हाथी कर दिया। हमारे लिए हस्त बोलना कठिन था इसलिए हमने इसको हाथ बना दिया है। तो ये जो शब्द हैं ये मूलतः संस्कृत के हैं। ये देखिए, ये शब्द आप देख रहे हैं ये संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हमारी ये चाहत होती है कि हम किसी शब्द को और अधिक सरल रूप में उच्चारित करें। जैसे आप क्रिकेट शब्द नाम सुने हैं, क्रिकेट खेल, है ना। अगर हमारे छत्तीसगढ़ के अंचलों में जाओगे, ग्रामीण अंचल में, तो वो क्रिकेट नहीं होता, वो क्रिकेट हो जाता है। क्यों होता है सर? ये होता इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम किसी शब्द को और सरल रूप में ला करके उच्चारित करें। तो क्षीर के खीर होने का कारण यही है, क्षीरक के खीरा होने का कारण यही है, आर्द्रा के अदरक होने का कारण यही है।
तो ऐसे शब्द जो आए संस्कृत से लेकिन वर्तमान स्वरूप तक आते आते अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लेते हैं, ऐसे शब्दों को कहा जाता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी दो शब्दों के योग से बनता है, एक तद और एक भव। तद का अर्थ होता है उसके बाद, उसके बाद, जैसे आपने शब्द सुना होगा तदुपरांत, उसके उपरांत, ठीक। और भव का अर्थ होता है, भव का अर्थ होता है होना, उत्पन्न होना। भू धातु से बनता है ना। स्वयं भू शब्द आपने सुना होगा, जो स्वयं उत्पन्न हो वो स्वयं भू है। यहीं से आप पढ़ते हैं भवती, भवतः, भवंती, भू धातु से बनता है, ठीक। चलिए, भू का अर्थ क्या होता है? होना। तो तद्भव शब्द का यदि आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो क्या निकलता है? उसके बाद उत्पन्न हुआ। तो ऐसे शब्द जो मूलतः संस्कृत में थे लेकिन हिंदी में ये बाद में आए हैं, अब हिंदी का विकास ही बाद में हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये शब्द हिंदी में बाद में शामिल हुए हैं, ऐसे शब्दों को कहा जाता है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द ऐसे शब्द हैं जो आते संस्कृत से हैं लेकिन वर्तमान स्थिति तक आते आते इनके स्वरूप में भिन्नता आ जाती है। चलिए, तो तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका ध्यान से देखिए, हिंदी का क्षेत्र जो है ये काफी व्यापक क्षेत्र है ना। हिंदी बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। हमारे देश में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है हिंदी। लगभग 44 से 45% लोग जो है हिंदी भाषा में व्यवहार करते हैं। और हिंदी की बहुत सारी बोलियां, उपबोलियां, बहुत सारी क्षेत्रीय बोलियां, ये इन सब का भी अस्तित्व है। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो जब किसी क्षेत्रीय भाषा से या क्षेत्रीय बोली से निकल करके कोई शब्द कहाँ शामिल हो जाए? हिंदी भाषा में शामिल हो जाए, उनको कहा जाता है देशज शब्द। और देशज शब्दों की पहचान आगे देखेंगे हम लोग, है ना। चलिए, चौथा तरीका क्या होता है? देखिए, चौथा तरीका यह होता है कि कोई भी भाषा जब किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है, कोई भी संस्कृति दूसरी संस्कृति के जब संपर्क में आती है तो वहां पर भाषाओं का लेन देन होता है। जैसे हम अंग्रेजी संस्कृति के संपर्क में आए तो बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों को हमने अपनी भाषा में शामिल कर लिया। अंग्रेजी जब हमारे संपर्क में आई तो अंग्रेजी ने बहुत सारे शब्द हमसे ले लिए। तो ये भाषाओं की प्रवृत्ति होती है कि जब भी वो आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेती हैं। तो इस अवस्था को कहा जाता है सांस्कृतिक संक्रमण। याद रखिएगा, इसको कहा जाता है सांस्कृतिक संक्रमण। सांस्कृतिक संक्रमण के कारण दो भाषाएं आपस में मिलती हैं और उसके कारण शब्दों का लेन देन जो है एक भाषा से दूसरी भाषा में होता है। तो यह चौथा तरीका होता है किसी भाषा में शब्दों के आने का। तो जब हमारी हिंदी दूसरी भाषाओं के संपर्क में आई तो जाहिर सी बात है उस पर उस भाषा का प्रभाव तो पड़ेगा ही। और हिंदी तो कब जमाने से, कितने जमाने से दूसरी संस्कृतियों के संपर्क में आ रही है। यदि आप मध्यकाल से मानते हैं तो मुगल आए, तुर्क आए, तातार आए। इसके अलावा जब आप आधुनिक भारत पढ़ते हैं तो पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, स्वीडिश सारी कंपनियां आई हैं, स्पेनिश आए हमारे यहाँ। तो इन सभी भाषाओं के कुछ ना कुछ शब्द निकल करके हमारी हिंदी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है विदेशज शब्द। ऐसे शब्दों को कहा जाता है विदेशज शब्द, जो विदेशी भाषाओं से निकल करके हमारी हिंदी में शामिल हुए हैं। तो ये चार तरीके होते हैं हमारी हिंदी में किसी शब्द के आने के। यदि वो शब्द जो है कहां से आए, संस्कृत से सीधे हमारी हिंदी में उसी रूप में आ जाए जिस रूप में संस्कृत में विद्यमान है तो उसको हम कहते हैं तत्सम शब्द। यदि उसके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन हो जाए, थोड़ा उच्चारण में भिन्नता आ जाए तो उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द। यदि कोई शब्द देशज भाषा से निकल करके हमारी हिंदी में शामिल हो जाए तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं देशज शब्द। और जब हमारी हिंदी में विदेशी भाषाओं से शब्द ग्रहण किए जाते हैं उसको कहा जाता है विदेशज शब्द। तो ये चार तरीके हैं और इसी के आधार पर हमने शब्दों को चार भागों में बांटा है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। चलिए, तो आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है? देखिए,
जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए इसका आंसर है, उन शब्दों को कहा जाता है देशज शब्द। उन शब्दों को क्या कहा जाता है? देशज शब्द। देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के संबंध में थोड़ा संशय होता है। यह संशय इसलिए भी होता है क्योंकि देखिए एक ही शब्द को अलग अलग भाषाओं में उसी नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी छत्तीसगढ़ी है, इसमें एक शब्द प्रसिद्ध है लोटा, ठीक है सर, लेकिन उड़िया में भी लोटा बोलते हैं, मराठी में भी लोटा बोल रहे हैं, और जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी इसको लोटा बोला जा रहा है। तो ये निर्णय लेना मुश्किल होता है कि भाई आखिरकार ये जो शब्द है ये इससे आया है कि इससे आया है, कि इस भाषा से निकला है कि इस भाषा से, या किसी अन्य भाषा से। इसीलिए लोटा शब्द की उत्पत्ति के विषय में संशय होता है। तो यही तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता या संशय की स्थिति होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए, किवाड़ शब्द क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ध्यान रखिए किवाड़ शब्द जो है ये एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है कपाट। कपाट जो है ये तत्सम शब्द है जिससे किवाड़ शब्द जो है इसका निर्माण हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वापस आते हैं, वकील किस भाषा का शब्द है? इसको हमने बीच में छोड़ दिया था, है ना। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको विदेशज शब्द पढ़ने हैं तो विदेशज शब्द तो बहुत सारे हैं, आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो शब्द हैं उनको तैयार करना चाहिए। इसको तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप इसको कहानी के माध्यम से तैयार करें। कहानी के माध्यम से तैयार करें, क्योंकि कहानियां जनरली हमको अच्छे से याद होती हैं। चूंकि कहानियां याद होती हैं इसीलिए इनसे जुड़े हुए शब्द भी हमको याद होते हैं। जैसे यदि वकील शब्द की अगर मैं बात करूं तो ये अरबी भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, अरबी भाषा से बहुत सारे शब्द हमारे यहाँ आते हैं। जैसे आप देखिए, मैंने इसको याद करने के लिए एक तरीका अपनाया कि भाई हाँ चलो मैं इसमें एक कहानी बना लेता हूं जिसमें मैं लिखता हूं कि अरबी कानून औरत को अमीर, गरीब, फकीर, कैदी, वकील बना सकता है और कालीन पर बिठा सकता है। तो यहां से मुझे बहुत सारे शब्द मिल गए। अरबी भाषा है इसीलिए अरबी भाषा का पहला शब्द मैं देखता हूं कानून, दूसरा शब्द मैं देखता हूं औरत, तीसरा शब्द मैं देखता हूं अमीर, फिर गरीब, फकीर, कैदी, वकील। इसके अलावा कालीन शब्द जो है ये भी अरबी भाषा का है, एग्जाम में पूछा हुआ है। और देखिए इसको याद कैसे करेंगे, अरबी कानून औरत को अमीर, गरीब, फकीर, कैदी, वकील बना सकता है, कालीन पर बिठा सकता है, और यदि रिश्वत दोगे तो कलम से कत्ल कर सकता है या औलाद को खत लिख सकता है। इतने सारे शब्द हैं जो अरबी भाषा के हैं और आपको एक बार में याद हो जाएंगे। यदि आप इसमें और शब्द ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस कहानी में ऐड कर दीजिए। इस तरह से याद करेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से ये लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि यहां से याद करना, इन भाषाओं के शब्दों को याद करना ये अपने आप में बहुत कठिन होता है। लेकिन यदि आप इसको ऐसे कहानी के माध्यम से सॉल्व करने जाएंगे तो बिल्कुल ये शब्द आपको याद हो जाएंगे और निश्चित रूप से आप एग्जाम में इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने में खुद को सक्षम पाएंगे। तो मैंने तो यहां पर फिलहाल अरबी भाषा के बताया। इसी प्रकार तुर्की भाषा के शब्द में लेता हूं। तुर्की भाषा, जैसे आप इस व्यक्ति को जान रहे होंगे, ये है एर्दोगन, जो है तुर्की के राष्ट्रपति। मैंने एक कहानी बनाया कि भाई एक बार ये जो एर्दोगन है इनकी अपनी बेगम से, है ना, ये इनकी क्या है, बेगम है, बेगम के साथ थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है। तो अब ये एर्दोगन अपनी बेगम को काबू करना चाहता है।
तो काबू करने के लिए पहले उसको लालच देता है। क्या लालच? कि भाई मैं आपको एक तमगा दूंगा, आप मान जाओ, मैं आपको सौगात दूंगा, मान जाओ, मैं आपको चकमक पत्थर दूंगा। याद रखिएगा, चकमक शब्द भी तुर्की भाषा का शब्द है। चकमक पत्थर दूंगा, मान जाओ। नहीं मानी तो अब क्या? तो इन्होंने कहा अरे मैं अगर मुगल हूं तो आप मेरी अनारकली हो। याद रखिएगा, मुगल शब्द भी तुर्की भाषा का है। मैं आपके लिए कूली बन जाऊंगा भाई, तो कूली शब्द भी अरबी भाषा सॉरी तुर्की भाषा का शब्द है। तो ये सारे शब्द जो हैं ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। अब बेगम नहीं मानी तो अब एर्दोगन जो है इसने क्या किया, इसने नकारात्मक उपाय अपनाने चालू किए। जैसे ये इन्होंने कहा मैं कैंची से तुम्हारे सारे कपड़े काट दूंगा, नहीं मानी। बोले मैं तुम्हारे नाखून काटूंगा लेकिन चाकू से काटूंगा, नहीं मानी। मैं तुम्हारा घर तोप से उड़वा दूंगा, मैं बारूद लगवा दूंगा, है ना, मैं तुम्हारे पीछे दरोगा छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे पीछे लफंगा छोड़ दूंगा। और नहीं मानी तो मैं तुमको जितनी संपत्ति दे करके रखा हूं उसको क्या कर लूंगा, कुर्की कर लूंगा। कुर्की यानी जब्त करना। ठीक, तो ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे जो शब्द हैं ये आपको किस भाषा के मिलेंगे? तुर्की भाषा के। जिसमें कौन शामिल है? तो कैंची, चाकू, तोप, बारूद, दरोगा, लफंगा, कुर्की। ये कौन खड़ी है? बेगम खड़ी है भाई। ठीक, और मुगल, चकमक, तमगा, सौगात, कूली, काबू, ये सारे शब्द जो हैं ये किस भाषा के हैं? ये सारे शब्द तुर्की भाषा से संबंधित है। ये आपको मैं एक सैंपल दे रहा हूं, आप इस तरीके से शब्दों को याद कर सकते हैं। आप कहानियां बनाइए, कहानियों के माध्यम से आप बहुत अच्छे से शब्दों को याद कर पाने में सक्षम होंगे। चलिए तो वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में आपको पूछा गया है कि वकील शब्द जो है ये किस भाषा से संबंधित है? तो वकील है अरबी भाषा का शब्द, याद रखेंगे। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चलिए तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी जस्ट हमने इसको सॉल्व किया है कि कौन सा शब्द जो है ये तुर्की भाषा का संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सदैव शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? देखिए, जब आप संधि की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो संधि की प्रक्रिया में आप स्वर संधि के अंतर्गत 5 प्रक्रियाएं पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहली संधि होती है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत 12 संक्रियाएं आती हैं, टोटल 12 संक्रियाएं। ये 12 संक्रियाएं कौन है भाई? ये 12 संक्रियाएं आ और आ को मिलाएंगे तो आ बनेगा, वैसे ही आ से आ को मिलाएंगे तो आ बनेगा, इसी प्रकार आ से आ को मिलाएंगे और चौथी संक्रिया में आ से आ को मिलाएंगे। इन चारों ही स्थितियों में क्या बनेगा? आ बनेगा। इसी प्रकार ई के लिए 4 संक्रियाएं बनेंगी, ई धन ई धन दीर्घ ई, दीर्घ ई के साथ छोटी ई का मेल होगा और दीर्घ ई का मेल कराएंगे आप दीर्घ से। चारों स्थितियों में दीर्घ ई मिलता है। इसके बाद ऊ, और ऊ के लिए 4 संक्रियाएं, ऊ और ऊ। इसी प्रकार लघु ऊ के साथ दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ के साथ लघु ऊ और दीर्घ के साथ दीर्घ ऊ। ये चारों संक्रियाओं में हमको क्या मिलेगा? ऊ। तो 4 4 और 4, ये कुल 12 संक्रियाएं जो है दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। ठीक, री की भी संधि होती है, जैसे री धन री करेंगे तो री बनता है, लेकिन ये संस्कृत में होता था। जैसे पितृधन ऋण पितृण बन जाता है, मातृधन ऋण मातृण बन जाता है। ऐसा भाई याद रखिएगा, मातृधन ऋण, इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये माँ तृण, ये देखिए 2 लग गया यहाँ पे, ये बड़े री की मात्रा है। तो ये संस्कृत में संक्रिया होती थी। यदि हिंदी में आप देखेंगे तो ये 12 संक्रियाएं होती है, ये 4 और ये 4। ये पहली संक्रिया है जिसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि। इस संधि को हम दीर्घ स्वर संधि इसीलिए कहते हैं क्योंकि मूल स्वरों का
दीर्घ रूप हमको प्राप्त होता है। ये देखिए आ मूल स्वर था, अब आ बन गया, ई था ई बन गया, ऊ था ऊ बन गया। ये पहली संक्रिया है। दूसरी संक्रिया की यदि बात करें तो दूसरी जो संक्रिया है उसमें हम क्या करते हैं, आ को सामने रखते हैं और जो अन्य स्वर हैं, जो विजातीय स्वर हैं, उनसे क्रिया कराते हैं। तो विजातीय स्वर में कौन आता है, ई और ई, ऊ और ऊ और री, ये विजातीय स्वर। तो जब आ को सामने रखकर ई से क्रिया कराई जाती है, यानी यहां से 4 संक्रियाएं निकलेंगी, आधन ई, इसी प्रकार आधन ई और आधन ई, ऐसे। इसी प्रकार ऊधन ऊ की 4 संक्रियाएं, आ धन ऊ, आ धन ऊ, आ धन दीर्घ ऊ और आ धन दीर्घ ऊ। कंफ्यूज मत होंगे, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगर मैं आ और री की संक्रिया कराऊं और आ और री की संक्रिया कराऊं तो 2 संक्रियाएं और जुड़ जाती हैं। तो कुल 10 संक्रियाएं जो हैं इस संधि के अंतर्गत आती हैं। अब इस संधि में जब आप आ या आ की संक्रिया ई या ई से कराते हैं, यानी इस वाली स्थिति में जब आप जाते हैं, इस वाली स्थिति में, तो यहां पर बनता है ए, चारों ही स्थितियों में ए बनता है। वैसे ही जब आ को सामने रखकर ऊ से क्रिया कराई जाती है, तब यहां पर चारों स्थितियों में बनता है ओ, और आ और री को मिलाएंगे तो यहां पर एक उच्चारण बनता है जो है अर। तो कुल 10 संक्रियाएं होती है और इस संधि को नाम दिया जाता है गुण स्वर संधि। इसको गुण स्वर संधि का कहने का कारण यह भी होता है कि इसमें जो स्वर बनता है, इसमें जो नया स्वर बना है हमारा, इनका उच्चारण अपने मूल स्वरों से भिन्न होता है। यानी जिन स्वरों से ये मिलकर बना है उनसे उच्चारण में भिन्नता होती है, अर्थात गुणों में भिन्नता होने के कारण हम इस संधि का नामकरण क्या करते हैं, गुण स्वर संधि करते हैं। इसके उदाहरण कैसे होंगे, इसके उदाहरण होते हैं जैसे रमेश, महेश, सुरेश, महेश्वर, दिनेश, इस प्रकार के शब्द जो है वो गुण स्वर संधि में आते हैं। इसके अलावा और कौन आता है, तो याद रखिएगा, जैसे मैं बोला चंद्रोदय, सूर्योदय, जलोदय, इस प्रकार के शब्द जहां पर ओ की मात्रा आपको दिख रही है वहां पर गुण स्वर संधि होता है। इसके अलावा और कौन उदाहरण आएगा, तो याद रखिएगा सप्तर्षि, ये देखिए अर आएगा उच्चारण में, सप्तर्षि, देवर्षि, राजर्षि, महर्षि, ये सारे शब्द भी गुण स्वर संधि के उदाहरण होते हैं। तो यह है दूसरी संक्रिया जिसको हमने नाम दिया है गुण स्वर संधि। तीसरी संक्रिया को यदि आप देखेंगे तो तीसरी संक्रिया में आपको दिखेगा कौन, आ या आ का मेल दिखेगा ए और ओ से। यानी पिछली संधि में जो क्रिया बनी है, जो वर्ण बने हैं ए और ओ, यही आपको दिखेंगे अगली संक्रिया में। जब आप आ को सामने रखकर किससे संक्रिया कराएंगे, ए और ओ से, तो इससे बनेगा ऐ और इससे बनेगा आओ। यहां से 2 संक्रियाएं और निकलेंगी, यानी कुल 4 संक्रियाएं। आ को सामने रखेंगे, ऐ से क्रिया कराएंगे और औ से क्रिया कराएंगे। तो कुल 8 संक्रियाएं जो है इस संधि में होती हैं। 8 संक्रियाएं कौन कौन सी हैं भाई, देखिए आ को आप मेल कराएंगे ए से, आ को मेल कराएंगे ऐ से, आ को मेल कराएंगे ए से और आ का मेल होगा ऐ से, ऐसे चारों स्थितियों में बनेगा ऐ, और ऐ पहचान है इस संधि की। अब 4 संक्रियाएं और बनेगी, आधन ओ, आधन औ, आधन ओ और आ धन आओ। चारों ही संक्रियाओं में बनता है आओ। इस संधि में हो क्या रहा है, देखिए आप अगर ध्यान से देखें तो इस संधि में जो हमारे व्युत्पन्न स्वर हैं ए
और ओ ये हमारे व्युत्पन्न स्वर हैं। ये व्युत्पन्न इसलिए हैं क्योंकि विजातीय स्वरों के मेल से इसका निर्माण होता है ना। पिछली संधि में हमने देखा कि आ और ई को मिलाए तो बना है ए। दोनों का उच्चारण अलग अलग यानी ये आपस में विजातीय हैं। इसी प्रकार आ और ऊ को मिलाए तो बना है ओ, यानी ये भी विजातीय हैं। तो इस संधि में ये जो विजातीय स्वर हमको जो गुण संधि में मिले थे उनकी मात्रा में वृद्धि हो रही है, इसलिए हम इस संधि का नामकरण किए वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत होता क्या है कि जो हमारे व्युत्पन्न स्वर है उनकी मात्रा में वृद्धि होती है। ये देखिए ऐ बना, औ बना, और यही दो वर्ण जो है ये पहचान है वृद्धि स्वर संधि के। ये तीसरी संक्रिया। तो अगर आप पिछला शब्द जो क्वेश्चन का शब्द है उसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऐ की मात्रा लगी है सदैव में, ठीक। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है भैया। अगला है सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सन्मति जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है जिसमें पहला शब्द है सत और दूसरा शब्द है मति, ठीक। ये जो नियम है ये 1-5 का नियम कहलाता है। ये जिस नियम से बदला है इसको 1-5 का नियम कहते हैं, जिसमें यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण की संधि, ता अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण की संधि किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण से हो, यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण की संधि किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण से हो, यानी अंगा, इया, अणा, ना, मा, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण की संधि किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण से हो। यानी अगर यहां पर मैं कह रहा हूं किसी भी वर्ग का, तो याद रखिए क के सामने इन पांचों में से कोई भी आ सकता है भाई। ऐसा नहीं कि क के सामने अंगा ही आएगा, नहीं, क के सामने इन पांचों में से कोई भी आ सकता है। च के सामने इन पांचों में से कोई भी आ सकता है। ट के सामने कोई भी आ सकता है। 25 संक्रियाएं बनेंगी टोटल, 5 गुणा 5 25 संक्रियाएं। लेकिन एक मस्त अच्छी बात आपके लिए यह है कि इन 3 वर्णों से हिंदी या संस्कृत में कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। इसीलिए क के सामने या तो ना आएगा या तो मा आएगा, च के सामने या तो ना आएगा या तो मा आएगा। इसी प्रकार की संक्रियाएं ट, त और प के लिए भी आपको दिखेंगी। तो नियम क्या बोल रहा है कि यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण की संधि किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण से हो तो ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। यानी अगर क के सामने किसी भी कोई भी पंचम वर्ण आता है तो आएगा या तो न या तो म, क्योंकि इनसे तो शब्द प्रारंभ होते नहीं है। तो यदि क के सामने न या म आया तो क बदल जाता है अपने वर्ग के पंचम वर्ण यानी अंगा में। इसलिए आप उदाहरण देखते हैं वाक, धन, मय। ये देखिए का अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये तो अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है भाई। सामने पंचम वर्ण है क्या? हाँ बिल्कुल पंचम वर्ण है। तो ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो पीछे छूटा है वा, इधर बचा है मय, तो शब्द क्या बन गया? वांग्मय। अब क्वेश्चन पे यदि आप आएंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? सत धन मति। मैंने कहा सन्मति ऐसे टूटेगा। तो क्या त अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल है। क्या सामने पंचम वर्ण है? बिल्कुल है। तो ये त बदल जाएगा अपने वर्ग के पंचम यानी कि न में। त वर्ग का पंचम क्या होता है? त, थ, द, ध, न में बदल जाएगा। पीछे छूटा है सा, इधर बचा है मति, तो शब्द क्या बन जाएगा? सन्मति। ऐसा। तो इस शब्द का निर्माण इस प्रक्रिया से हुआ है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत धन मति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है?
स्वर संधि के उदाहरण के रूप में यदि आप देखेंगे तो संयोग, ये सम धन योग से बना है। तो यहां पर आपको व्यंजन दिख रहा है, साफ सी बात है, यहां पर संधि व्यंजन संधि है। अगर आप नमस्कार शब्द को देखेंगे तो इसका संधि विच्छेद होता है नमः धन कार, यानी विसर्ग संधि है। मनोहर शब्द को यदि देखेंगे तो मनः धन हर से ये बना हुआ है, तो मनोहर शब्द जो है ये भी विसर्ग संधि। तो नमस्कार और विसर्ग ये दोनों विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। आपको प्रश्न में किसके बारे में पूछा है? स्वर संधि। तो याद रखिए स्वर संधि में 5 संक्रियाएं हैं, जिसमें एक संक्रिया होती है ए, ऐ, ओ, औ के लिए, और नियम ये बोलता है कि जब ए, ऐ, ओ, औ की संधि अन्य स्वरों से होती है तो ये ए, ऐ, ओ, औ क्रमशः बदल जाते हैं किसमें? आय, आय, अव और आव में, आय, आय, अव, आव, और इसमें बाद वाले वर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो इसी में अगर आप देखेंगे पवन शब्द को, तो पवन शब्द बनता है पो धन अन से। यहां पर ओ की संधि हुई है आ से, यानी स्वर का मेल हुआ है स्वर से, इसीलिए पवन शब्द में ही कौन सी संधि है? स्वर संधि है। अगला देखिए, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यदि पर्यावरण शब्द को मैं ऐसा लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं पर्यावरण। ठीक है, आप बोलेंगे सर पर्यावरण ऐसे लिखा जाता है। हाँ भाई, ऐसे ही लिखा जाता है, मैंने इसको केवल इसके उच्चारण रूप में लेकर के आ गया हूं। ठीक, अच्छा, अब मुझको पता है कि जहां पर भी य बना है, यदि उसके ठीक पहले वाला वर्ण आधा है तो वहां पर यण स्वर संधि होती है। तो क्या यहां पर य दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। क्या इसके पहले वाला वर्ण आधा है? तो आप बोलेंगे जी सर आधा है। तो इस स्थिति में मुझे इस बात की क्लैरिटी हो गई है कि यहां पर यण स्वर संधि ही है। अब इस या को मैं 2 तरीकों से बना सकता हूं, या तो ई धन आ या तो ई धन आ, क्योंकि यण स्वर संधि के नियम में यही तो है कि यदि ई का मेल आ से कराएंगे तो बनेगा या, यदि आ से कराएंगे तो बनेगा या, है ना, ई या ई, भाई दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऊ से कराएंगे तो बनेगा यू, यदि ऊ से कराएंगे तो बनेगा यू, यदि री से कराएंगे तो बनेगा या पर री की मात्रा, यदि ए से कराएंगे तो बनेगा ये, यदि ऐ से कराएंगे तो बनेगा यौ, और यदि ओ से कराएंगे तो बनेगा, सॉरी यहां पर बनेगा य, यहां बनेगा यौ। एक मिनट, यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया है ना। हाँ, क्या मिस्टेक हुआ है? यहां पर बनेगा य, और लास्ट में यदि मैं औ से क्रिया कराता हूं, औ से क्रिया कराता हूं तो बनेगा यौ। और इस संधि को हमने यण नाम इसलिए तो दिया है क्योंकि इस संधि में यण का जन्म होता है। यण, यण का मतलब होता है य, र, ल, व। संस्कृत में 4 वर्ण बनते थे, हिंदी में केवल 3 बनते हैं, य, र और व। ठीक, चलिए, तो जब ई की क्रिया कराते हैं आप अ से, आ से, उ से, ऊ से, तो आ वाले सेक्शन को यदि आप देखोगे तो 2 स्थितियां निकल के आएंगी, या तो ई धन आ से होगा या तो ई धन आ से क्या बनेगा? या बनेगा। तो वही तो मैंने लिखा है यहां पर। ठीक, अब दोनों वर्णों को मुझे लगा करके देखना है। अब इसकी कहानी खत्म, बीच से लाइन खींचिए, ई को रा में लगा करके देखिए। तो पहली स्थिति में शब्द बनेगा परिधन आवरण, और दूसरी स्थिति में बनेगा परिधन आवरण। आप खुद निर्णय करिए कौन सा सही है। आप बोलेंगे सर ये वाला सही लग रहा है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढकाव, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, परिधन आवरण। कौन सी संधि का उदाहरण होगा? ये होगा सर यण संधि का उदाहरण। यदि संधि पूछता तो ये यण संधि का उदाहरण होता। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन है सुसप्ति, सुषप्ति, सुषुप्ति या सुसुप्ति। तो इसका सही आंसर होगा सुषुप्ति, क्योंकि विसर्ग संधि व्यंजन संधि में एक नियम है कि यदि आ या आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर का मेल यदि स से होता है तो ये स बदल जाता है श में। जैसे सु, धन, समा। ये देखिए स के सामने स, धन, उ, धन, स, धन, अ, धन, मा। मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो ये स के सामने कौन आया? उ आया। तो ये स बदल जाएगा षटकोण के श में। अब क्या बनेगा? अब बनेगा सर शब्द सुषमा। वैसे ही सुधन सुप्ति जब आप लिखेंगे, सुधन सुप्ति, तब यहां पर क्या बनेगा? सुषुप्ति बनेगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, महात्मा में कौन सा समास है? तो देखिए यहां पर दो पद हैं, एक पद है महान और दूसरा पद है आत्मा। आत्मा की विशेषता बताई जा रही है महान शब्द के द्वारा, यानी महान शब्द बन गया है विशेषण और आत्मा शब्द बन गया है विशेष। तो जहां दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होता है वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णों से क्वेश्चन आया है भाई, और वर्णों से क्वेश्चन आप अमूमन हर एग्जाम में देखते हैं। वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा ये छ आता है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, यानी क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इन चारों को संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण दो व्यंजनों के मेल से हुआ है। जैसे क्ष का मेल हुआ है क और श के मेल से त्र का मेल हुआ है या त्र का निर्माण हुआ है त और र के मेल से, ज्ञ का निर्माण हुआ है ज और ञ के मेल से, और श्र का निर्माण हुआ है श और र के मेल से। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन। चलो भाई, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ये देखो आंसर, आधा ज और इया। ये देखिए, कंफ्यूज मत होंगे, ज और इया लिखा है ये गलत है। क्यों? यदि ज के नीचे हलंत होता तब ज्ञ वर्ण बनता है। क वर्ण किसके योग से? असल में ये क्ष वर्ण है ना, इसको सुधार लेंगे। क्ष वर्ण किसके योग से बना है? तो क्ष किससे बना है? क और श के मेल से बना है। इसीलिए आप हिंदी डिक्शनरी जब देखेंगे तो वहां पर क्ष जो है, जैसे हम लोग होता है ना वर्णमाला, जब डिक्शनरी देखते हैं ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, वैसे ही क से बनने वाले शब्द जैसे ही हिंदी वर्णमाला में खत्म होते हैं तुरंत बाद आता है कौन? क्ष। ख नहीं आता, याद रखिएगा, ख नहीं आता। कौन आता है? क्ष आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये क्ष किसके मेल से बना है? तो क और श के मेल से बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? याद रखिए, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें कहा जाता है आकारांत शब्द। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं राम, तो यदि अंतिम वर्ण देखेंगे तो र, धन, आ, धन, म, धन, आ दिख रहा है, इसका मतलब ये राम शब्द क्या है? आकारांत शब्द है। इसी प्रकार मान लो यदि यहीं पर लिखा होता नदी शब्द, नदी, तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो न, धन, आ, धन, द, धन, ई, तो आप क्या बोलेंगे? सर ये इकारांत शब्द है। इकारांत, बड़ी ई भाई है ना, इकारांत शब्द है। क्लियर? ऐसे ही अगर मान लो लिखा होता मुनि, मुनि, तो ये कैसा शब्द है? आप बोलेंगे सर इकारांत शब्द है, छोटी ई। इकार पर अंत होने वाला शब्द है, इसीलिए ये इकारांत है। याद रखिएगा, इकारांत। ठीक, चलिए
तो जिन शब्दों के अंत में आ आएगा उनको आप क्या कहेंगे? आकारांत शब्द कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहेंगे? अरे ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? देखिए सावधानी शब्द को अगर आप देखेंगे तो एक शब्द है इसमें सावधान, और इसमें जुड़ा हुआ है ई प्रत्यय। ई प्रत्यय तब बना है शब्द सावधानी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी को यदि देखोगे तो ये भारोपीय भाषा परिवार की भाषा के अंतर्गत आता है। ये भारोपीय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, भारत और यूरोपीय। तो भारतीय और यूरोपीय भाषा जिस भाषा से उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है भारोपीय भाषा परिवार। ठीक, इसके अंतर्गत बहुत सारी भाषाएं आती हैं भाई, तो भारोपीय भाषा की ही एक भाषा है हमारी हिंदी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक शब्द को यदि आप देखेंगे तो लाभ और दायक दो शब्द दिख रहे हैं। लाभ मूल शब्द है और दायक प्रत्यय लगा हुआ है, यानी यहां पर उपसर्ग का नहीं बल्कि प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अपनापन को अगर आप देखेंगे तो अपना और पन दो शब्द दिख रहे हैं। अपना मूल शब्द है, पन प्रत्यय है, यानी यहां भी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है न कि उपसर्ग का। पढ़ाई शब्द को देखेंगे तो ये कृदंत का उदाहरण है, यानी कृत प्रत्यय का उदाहरण होगा इसमें। क्यों? पढ़ना एक धातु है, एक क्रिया है, और इसके साथ आई प्रत्यय लगा हुआ है। पढ़ना के साथ आई प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहां पर ये पढ़ाई जो है ये प्रत्यय से बना है शब्द, ना कि उपसर्ग से, क्योंकि पढ़ना इसमें मूल धातु है, क्रिया है। यदि मैं उपकार शब्द की बात करूं तो हाँ भाई, उप धन कार दो शब्द मुझे दिख रहे हैं। उप जो शब्द है ये एक उपसर्ग है जो कि कार शब्द में लगा हुआ है। कार का अर्थ होता है करना या करने वाला, तो कार शब्द लगा हुआ है, इसीलिए कार जो है ये मूल शब्द है, सॉरी है ना, कार मूल शब्द है जिसपे उप सामने की ओर जुड़ा हुआ है। सामने की ओर जुड़ने वाले वर्णों को या शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो यहां पर उप शब्द क्या है? उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल शब्द नहीं, इसमें किसी भी प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ये मूल शब्द है। धनिक शब्द को यदि आप देखेंगे तो धन, धन, इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पुलक शब्द या अलक शब्द जो है इसमें भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, पवन के पिता का नाम किशोर सिंह है, किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है? देखिए, जब हमें किसी प्रकार की जानकारी दी जानी होती है तब वहां पर जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं विधानवाचक वाक्य। असल में वाक्य को हम दो भागों में बांटते हैं, दो आधारों पर बांटते हैं। पहला हम बांटते हैं अर्थ के आधार पर और दूसरा बांटते हैं हम रचना के आधार पर। यदि आप अर्थ के आधार पर बांटेंगे तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो ये देखिए, यहां पर आपको अगले स्लाइड में मिल जाएगा। ये देखिए, विधानवाचक वाक्य जिसमें आपको सूचना दी जानी होती है, जैसे राम के पिता का नाम दशरथ है, राम के पिता दशरथ थे, या राम के पिता का नाम दशरथ था। तो ये क्या है? ये विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। फिर निषेधवाचक वाक्य है जिसमें एक नकारात्मक पद होगा जो वाक्य को नकारात्मकता प्रदान करेगा। मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, वहां मत बैठो या वहां मत जाना, इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आज्ञावाचक वाक्य में यह काम तुमको करना पड़ेगा, आज्ञा है। कृपया, देखिए कृपया भी अगर लगा हो तो वहां पर आज्ञावाचक होता है, याद रखेंगे इसको। कृपया सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाइए, यहां पर भी किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें
प्रश्न पूछा जाता है, आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके विद्यालय का नाम क्या है, या आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, ये सब क्या है, ये प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण है। विस्मयादिबोधक वाक्य, जहां पर विस्मय आश्चर्य का बोध होता है वहां पर विस्मयादिबोधक होता है, जैसे हे राम तुमने मेरे दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया, या अरे बाप रे बिजली चमक रही है, ये सब क्या है, विस्मय का बोध कराने वाले वाक्य होते हैं। इच्छावाचक वाक्य, जितने भी प्रकार की मंगल कामनाएं हैं सब इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे आप दीर्घायु हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप दूधो नहाओ पूतो फलो, ये सब क्या है, ये सब इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जहां क्रिया की पूर्णता में संदेह हो, जैसे वह स्कूल शायद ही पहुंचा होगा, शायद वह स्कूल नहीं गया होगा, ये सब क्या है, संदेह को दर्शाते हैं, इसीलिए ये संदेहवाचक वाक्य होते हैं। संकेतवाचक वाक्य, जहां पर एक क्रिया जो है वो दूसरे पर निर्भर होती है, या यूं कहा जाए कि आप एक क्रिया के माध्यम से दूसरी क्रिया को संकेत करते हैं, वहां पर संकेतवाचक वाक्य होते हैं। जैसे फसलों को पानी मिलेगा तो उपज अच्छी होगी, यहां पर फसलों को पानी मिलना इस पर निर्भर करता है उपज का होना, तो इसीलिए मैंने कहा कि एक क्रिया जो है वो दूसरे पर निर्भर होती है। ठीक, तो अगर आप इन वाक्यों का विश्लेषण करेंगे और प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न में आपको पूछा है पवन के पिता का नाम किशोर सिंह है, किस प्रकार का वाक्य है, तो आप कहेंगे सर ये विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। अगर रचना के आधार पर वह वाक्य देखूं तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, इसके बारे में हम आगे किसी वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और आप आगामी परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।